गलतियां हमारे विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न अब्दुल कलाम जी कहा करते थे, अगर आप असफल होते हैं तो कभी हार मत माने, क्योंकि फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 आज राज्यसभा में पेश होगा। लोकसभा में जल शक्ति और कृषि मंत्रालय के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी आज के एजेंडे में शामिल। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने परिव्यय राशि में की बढ़ोतरी। 2 योजनाओं का बजट बढ़ाकर 6,190 करोड़ किया। कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात, स्वास्थ्य का हालचाल लिया और बेहतर स्वास्थ्य की दी शुभकामनाएं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसदों से फ्रीबीज पर विचार करने को कहा। चुनावी प्रलोभनों से बचने और सरकारी निवेश की व्यवस्थित उपयोग पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिल गेट्स की हुई मुलाकात, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर चर्चा। गेट्स बोले, भारत में हो रहा इनोवेशन देश और दुनिया में ला रहा बड़ा बदलाव। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे सप्ताह का आज चौथा दिन है। आइए जानते हैं सदन के दोनों सदनों में आज सूचीबद्ध विधायी कार्यों के बारे में। लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा तथा मतदान किया जाना आज के कार्यों में सूचीबद्ध है। वर्ष 2025-26 के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान किया जाना भी आज के एजेंडे में शामिल है। राज्यसभा में सरकारी विधान कार्यों की बात करें तो वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा 9 दिसंबर 2024 को बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर उपस्थित किए गए प्रस्ताव पर आज आगे चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह भी प्रस्ताव करेंगी कि यह विधेयक पारित किया जाए। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति ने कल सदन में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने मुफ्त की राजनीति पर गंभीर टिप्पणी करते हुए इस पर सदन में सुव्यवस्थित बहस का सुझाव दिया। बता दें कि उपराष्ट्रपति लंबे समय से तात्कालिक चुनावी लाभ के लिए राजनीतिक दलों द्वारा सुविधाएं या उपभोक्ता वस्तुओं को मुफ्त दिए जाने के चुनावी वादों के खिलाफ देश को जागरूक करते रहे हैं। I am reminded of Constituent Assembly debates where one of the distinguished members, Mr. Sidhwa, he was reflecting on power of Parliament to remove the judges, and he said it is very good to arrogate power without examining other elements, but trust me, he reflected, the number of judges will grow. We will not be able to fructify even one. On placatory mechanisms, on appeasement, which is often known as freebies, this House needs to deliberate. I will be open to a structured discussion after consulting Leader of the House and Leader of the Opposition, because the country grows only with capex being available. Electoral process is such that these have become electoral allurements, and thereafter the governments that came in saddle found themselves very uncomfortable, so uncomfortable that they wanted to revisit their thoughts. There is urgent need for a national policy
so that all investments of the government in any form are used in a structured manner for larger good. उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति ने सांसदों और विधायकों की सैलरी और उनकी पेंशन में दिख रही असमानता को ध्यान में रखते हुए इसे ठीक करने का भी सुझाव दिया। Another issue is that our constitution provided for legislature, MPs, MLAs, but did not have uniform mechanism. So you'll find legislatures in several states give perks and salaries to members of the assembly much beyond members of parliament. And even the pension variation for a former member of the assembly is on a scale of 1:10. If in one state one is getting 1 rupee, in the other state the pension will be 10 times. And therefore, since these are the issues where legislation can deal with the issue, and it will help the politician, it will help the government, it will help the executive, and it will also ensure high quality of investment. Otherwise, as Professor Dr. Ram Gopal Yadav said, nobody checks, inflated. कृषि क्षेत्र में दी जा रही सब्सिडी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने अमेरिकी व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि यह सीधा किसानों को दिया जाना चाहिए। उन्होंने इसे पारदर्शी रखने की भी बात कही। And the second aspect which we can club is subsidies. Subsidies, if required in areas like farm sector, should be direct. And that is the practice in developed countries. I checked up with the US mechanism. US has 1/5 of farm households as our country. But average income of US farm household is more than the general income of US household. And that is because the subsidy to the farmer is direct, transparent, without intermediary. We will discuss these subject to leader of the house and leader of the opposition. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को निर्णय लेते हुए असम में नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी। इसके साथ ही कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में जेएनपीए बंदरगाह से चौक तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। सरकार ने कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी है। योजना 1500 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय से कार्यान्वित की जाएगी। इस योजना से छोटे व्यापारी बिना किसी अतिरिक्त लागत के यूपीआई सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 2020-21 से एक स्पेशल स्कीम चलाकर एमडीआर की कॉस्ट न पड़े कस्टमर्स पे वो एक सिस्टम बनाया है। 1500 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है। एंड एज पर दिस स्कीम फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस विच आर पर्सन टू मर्चेंट, जो स्मॉल मर्चेंट्स के पेमेंट्स होंगे अप टू 2000 रुपीज, उसमें कोई ट्रांजैक्शन की कॉस्ट नहीं लगेगी और उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामरूप असम के मौजूदा परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता का एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना से देश में विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में घरेलू यूरिया उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और पूर्वोत्तर, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में यूरिया की बढ़ती मांग पूरी की जा सकेगी। नामरूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक प्लांट है। उसकी प्रीमाइसेस के अंदर अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप 4 फर्टिलाइजर प्लांट के नाम से ये नया प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में एक जॉइंट वेंचर बनेगा। 10,600 करोड़ रुपीस के टोटल इन्वेस्टमेंट से इस प्रोजेक्ट में
यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग होगी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने महाराष्ट्र में जेएनपीए बंदरगाह से चौक तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना को 4,500 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित, संचालित और हस्तांतरित मोड पर विकसित किया जाएगा। जेएनपीटी, जो कि हमारा देश का सबसे बड़ा कार्गो कंटेनर पोर्ट है, उसके कनेक्टिविटी के लिए 4,500 करोड़ 4,500 करोड़ रुपीस का एक नया 6 लेन हाईवे बनाने का आज फैसला किया गया है। ये एक नया हाईवे प्लान किया गया है जो कि 6 लेन का हाईवे होगा। बहुत अच्छा इसका स्ट्रेट अलाइनमेंट होगा, कई सारी टनल्स हैं और एक तरीके से आपके एक्सेस कंट्रोल्ड ट्रैफिक मूव हो सकेगा इस हाईवे के कारण। और जेएनपीटी जो कि इतना बड़ा कंटेनर पोर्ट है, उस कंटेनर पोर्ट के लिए कंप्लीट जो हिंटरलैंड है हमारी, उस हिंटरलैंड से कार्गो को लाना और हिंटरलैंड में वापस कार्गो को पहुंचाना, ये बहुत आसान हो जाएगा। सरकार ने पशुधन क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को स्वीकृति दी है। संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का कार्यान्वयन 1,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय के साथ किया जा रहा है। मंत्रिमंडल ने डेयरी विकास के लिए संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रम को भी स्वीकृति दी है। ये पहल डेयरी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और विस्तार पर केंद्रित है। कैटल जो बेसिकली मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल है, उनसे जुड़े हुए हैं। पहला है राष्ट्रीय गोकुल मिशन 3,400 करोड़ का। इसमें बेसिकली कैसे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, कैसे कैटल की मिल्क प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, उसके ऊपर काम किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन दोनों पे काम करना है। कैटल की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें उनके जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रॉस ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई तरीके से बहुत साइंटिफिक ये सारे के सारे, जिससे कि किसानों को अपने गांव में ही या गांव के आसपास ही सबसे जितनी हो सके सुविधाएं मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स से मुलाकात की। दोनों ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए भविष्य को बेहतर बनाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बिल गेट्स के साथ हमेशा की तरह शानदार बैठक हुई। हमने टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी जैसे मुद्दों पर चर्चा की ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाया जा सके। इस मुलाकात के दौरान भारत के विकास और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर भी चर्चा हुई। वहीं स्वास्थ्य, कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य क्षेत्रों में हो रही नई प्रगति पर भी बात हुई, जो भारत और दुनिया भर के सकारात्मक बदलाव ला रही है। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कल संसद भवन में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने कल संसद भवन में उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। वहीं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने संसद भवन में उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संसद भवन में उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से भेंट की।
वहीं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उपराष्ट्रपति एनक्लेव में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने भी उपराष्ट्रपति से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान सभी ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने उपराष्ट्रपति एनक्लेव में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने उपराष्ट्रपति को हिमाचली टोपी पहनाकर उनका अभिवादन किया और उन्हें पुष्प गुच्छ भी भेंट किया। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बुधवार को उपराष्ट्रपति निवास पहुंचे, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस सौजन्य भेंट के दौरान दोनों नेताओं के बीच आत्मीय बातचीत हुई। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य का हालचाल जाना और उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को नई दिल्ली में 19वें रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के महत्व को रेखांकित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यदि नागरिकों को जानकारी नहीं होगी तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं अपना अर्थ खो देंगी। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से उत्पन्न चुनौतियों पर भी चिंता व्यक्त की। AI, meanwhile, is disrupting the world, creating new opportunities as well as new challenges in many sectors, including journalism. Machines have already started compiling and editing reports. The day might not be far when they would be able to carry out most of the work of journalists. What they lack, however, is empathy, which will be the one ingredient that can help journalists beat AI. जर्मनी की एक लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में उसका जिक्र किया। कैसमे, जिनकी भारतीय संस्कृति और संगीत के प्रति प्यार की कोई सीमा नहीं है। आज हम चलते चलते आपको छोड़े जा रहे हैं इसी वीडियो के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। योगेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय। ये सुरीली आवाज जर्मनी की एक बेटी की है। इस बिटिया का नाम कैसमी है कि वे कई सारी भारतीय भाषाओं में गाने में महारत हासिल कर चुकी है। जन्म से ही देख नहीं पाती है। ये मुश्किल चुनौती उन्हें असाधारण उपलब्धियों से रोक नहीं पाई।
When I heard that Narendra Modi ji was mentioning me in his Mann Ki Baat, it definitely meant the world to me. I just couldn't believe it. And I was so baffled by it. Like, I didn't know what to say for some minutes. I was just speechless. It changed my life a lot. There was actually so much media going on. Like, also in Germany, it was 10 to 20 interviews a day. So last year, I got actually the call from the Prime Minister's office telling me, okay, he wants to meet you. Where we met, he was being very kind to me. Like, he cracked jokes and it was very funny. He is a huge politician in the world. I really kind of see it as a role model that he presents himself still as a human being. I'm very grateful for him for mentioning me, because I would never have thought that he would like my song so much, that he would see the love I have for India, and I still can't believe it. It's still unreal. I'm just very happy. I really love music and spirituality, so I love you, India. Hey, Bhola Shankara, avadu tula belachi, bela chapanachi.